नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। देश और दुनिया में सियासी हलचल मची हुई है। अब एक नई किताब में बताया गया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यूक्रेन में भारत की सेना की तैनाती चाहते थे, लेकिन ट्रंप इस बात पर हंसने लगे थे। इसके अलावा अडानी और ट्रंप जूनियर की गुप्त मुलाकातों के सनसनीखेज खुलासे, राम मंदिर दान घोटाले में एसआईटी की रिपोर्ट और उद्धव ठाकरे से लेकर मोहन यादव की उन खबरों को इस बुलेटिन में जानेंगे जिन्होंने गर्मी के इस मौसम में सियासी गर्मी और बढ़ा दी है। लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। किताब का दावा, जेडी वेंस चाहते थे यूक्रेन में भारतीय सैनिक, ट्रंप ने ठुकराया प्रस्ताव। अमेरिकी केस हटने से पहले ट्रंप जूनियर और गौतम अडानी की गुप्त मुलाकात की चर्चा। भारत में सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया, सर्जियो गोर ने किया अनावरण। अखिलेश यादव का दावा, योगी को हटाने के लिए मोहन यादव के खिलाफ साजिश। ठाकरे की परेशानियां और बढ़ी, सांसदों के बाद बैठक से 4 विधायक रहे गायब। अब शुरुआत करते हैं जेडी वेंस के उस प्रस्ताव से जिसमें उन्होंने यूक्रेन में भारतीय सेना लगाने की बात कही थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन में भारतीय सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर एक नई किताब में यह बड़ा खुलासा हुआ। इस किताब के मुताबिक सरकार बनने के महज 10 दिन बाद ही ओवल ऑफिस में एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति योजना तैयार करना था। उस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा सुझाव दिया था। वेंस का मानना था कि शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन में नाटो देशों की जगह भारतीय सैनिकों को तैनात किया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को यह विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो हंस पड़े। ट्रंप का कहना था कि भारतीय ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो इस तरह के किसी भी काम के लिए पैसे नहीं चुकाएंगे। इस बैठक में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें एक खराब बातचीत करने वाला नेता बताया। किताब में यह भी बताया गया है कि एक अन्य बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत और चीन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने का जिक्र किया था। अमेरिका से गौतम अडानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल नवंबर में जब अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के मामले चल रहे थे, तब ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने उनसे भारत आकर गुपचुप मुलाकात की थी। यह मुलाकात गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुई थी, लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इस बारे में अभी तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि ट्रंप जूनियर के प्रवक्ता का कहना है कि इस मुलाकात का अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा केस वापस लेने से कोई लेना देना नहीं है। अडानी और उनकी कंपनी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को शुरू से ही गलत बताया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी ने भी पिछले साल मारे-लागो में ट्रंप जूनियर से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों मुलाकातों में कभी भी कानूनी मामलों पर चर्चा नहीं हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी ने अपने बचाव में मदद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मुख्य सलाहकार और निजी वकील बोरिस एप्स्टीन को काम पर रखा था। आपको बता दें कि चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद अडानी ने उनकी जमकर तारीफ की थी। वहीं अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा केस वापस लिए जाने के बाद अडानी की संपत्ति में भी भारी उछाल आया है और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तेजी से ऊपर आए हैं। हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास की सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया है। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर तेलंगाना सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया। इस नई सड़क का उद्घाटन मंगलवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मिलकर किया। इस सड़क को पहले यूएस कॉन्सुलेट रोड के नाम से जाना जाता था। इस मौके पर अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। उन्होंने होने वाली ट्रेड डील का भी जिक्र किया। गोर ने बताया कि इससे अमेरिका में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का नया निवेश आने की उम्मीद है। लंदन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को करीब 100 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है। यह पूरा मामला साल 2012 का है, जब बैंक ने दुबई की डायमंड एफजेई नाम की कंपनी को लोन दिया था। यह कंपनी नीरव मोदी की ही थी और उन्होंने अगस्त 2013 में इस लोन के लिए पर्सनल गारंटी ली थी। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी ने दलील दी थी
कि वो ये गारंटी लागू नहीं की जा सकती है और उन्हें बैंक की तरफ से कोई वैध नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि लोन रद्द करने जैसी कोई बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन जज साइमन टिंकलर ने नीरव मोदी के सभी तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि बैंक का दावा पूरी तरह से सही और वैध है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी के अंदर ही एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव पहले रियल एस्टेट का काम करते थे और जमीन खरीदारी करना कोई नई बात नहीं है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि अगर मोहन यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री ने भी 306 एकड़ जमीन ली है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहती है और इन तीनों मुख्यमंत्रियों को इसलिए हटाए रहे हैं क्योंकि वो असल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। इन सभी नेताओं को रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मोहन यादव परिवार की जमीन खरीद पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला दिया और परिवार की जमीन खरीद पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने दावा किया कि परिवार से जुड़े लोगों के पास 335 एकड़ जमीन है और ये जमीन 245 प्लॉट में फैली हुई है। कांग्रेस का कहना है कि ज्यादातर जमीन नई सड़क परियोजनाओं के आसपास है और कई इलाके मास्टर प्लान 2035 से जुड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे प्रदेश का बड़ा जमीन घोटाला बताया। उनका आरोप है कि सत्ता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हुआ और इसे इनसाइडर ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार का मामला बताया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जवाब और निष्पक्ष जांच की मांग की। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। ठाकरे की बैठक से 4 विधायक गायब, सियासी हलचल हुई तेज। राम मंदिर दान चोरी की प्राथमिक रिपोर्ट सीएम को सौंपी। पेपर लीक पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 25 जून से शुरुआत। और यूएन रिपोर्ट में दावा, इजरायल गजा में बच्चों को जानबूझकर मार रहा। उद्धव ठाकरे की बैठक से 4 विधायकों की गैर मौजूदगी ने नए राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने सभी विधायकों की एक खास बैठक बुलाई थी। इस अहम बैठक में 4 विधायकों के नहीं पहुंचने से नए सवाल खड़े होने लगे। बैठक में शामिल न होने वाले नेताओं में संजय पुटनिस, राहुल पाटिल, संजय डेरकर और एमएलसी सुनील शिंदे के नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी के नेता खुलकर सामने आए और इस गैर मौजूदगी को कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं ने बैठक में न आ पाने की पहले ही अलग अलग वजहें बता दी थी। पार्टी नेताओं की माने तो विधायकों की इस छुट्टी को दल बदल या बगावत से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। इन 4 नेताओं में कलिना से विधायक संजय पुटनिस भी हैं, जिन्होंने साल 2022 में पार्टी टूटने के दौरान भी उद्धव ठाकरे का साथ दिया था। राम मंदिर में दान चोरी की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई है। एसआरटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने बताया कि फिलहाल ये रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के किसी भी सदस्य का दोष नहीं माना गया है। जांच में मंदिर के उन 6 कर्मचारियों पर गाज गिरी है जो दान के पैसे और कीमती सामान इकट्ठा करके गिनते थे। ये कर्मचारी सारा चढ़ावा अयोध्या की स्टेट बैंक शाखा में जमा करते थे। रिपोर्ट में एक वैसे व्यक्ति पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं जिसे अनौपचारिक रूप से मंदिर का मैनेजर बना दिया गया था। वो व्यक्ति ही तय करता था कि मंदिर परिसर में किसे कौन सा काम सौंपा जाएगा। एसआईटी ने उससे 4 बार से ज्यादा पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके अलावा ट्रस्ट के एक ड्राइवर की भूमिका भी एक शक के दायरे में आ गई है। ये ड्राइवर पहले चाय बेचता था और बाद में ऑटो रिक्शा चलाने लगा। ट्रस्ट में ड्राइवर की नौकरी लगने के बाद अचानक उसने बहुत ज्यादा संपत्ति बना ली, जिसकी जांच हो रही है। मंदिर निर्माण की निगरानी कर रहे नृपेंद्र मिश्रा ने अब मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने की वकालत की। स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि सरकार ऐसा शायद ही करे क्योंकि वो मंदिर पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि अभी तक ट्रस्ट की तरफ से चोरी को लेकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। एसआईटी भी अपनी जांच के आधार पर सीधे कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार इन 2 चोरों को पकड़ने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट पर दान को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट को बने कुछ ही महीने हुए थे, एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने इसकी पोल खोल दी थी
ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट के कामकाज को बेहद गैर पेशेवर यानी अनप्रोफेशनल बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि दान में आए पैसों और गहनों का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा है। फर्म ने सलाह दी थी कि पैसों के लेन देन और डेटा सुरक्षा के लिए एक पक्की कार्य प्रणाली यानी एसओपी बनाई जानी चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी ट्रस्ट ने इस सलाह पर कोई अमल नहीं किया। अब हालत तो ये हो गई है कि मंदिर में चढ़ाए गए कैश और गहनों के गायब होने या हिसाब ना मिलने की बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मंगलवार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। ऑडिट फर्म ने 2020 में ही चेतावनी दी थी कि बिना किसी नियम और सिस्टम के काम करने से जानकारी में गड़बड़ी हो सकती है। अगर समय रहते ट्रस्ट इन चेतावनियों पर ध्यान दे देता तो आज ये नौबत नहीं आती। पेपर लीक घोटाले से परेशान छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। युवाओं को जोड़ने की मुहिम के तहत ही यूथ कांग्रेस और पार्टी का छात्र विंग NSUI साझा रूप से 25 जून से देशव्यापी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 9 अगस्त तक ये चलेगा, जब दिल्ली चलो नारे के साथ देश की राजधानी में वो जुटेंगे। पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की और परीक्षा व रोजगार की मांग को मुद्दा बनाया गया है। युवाओं के आंदोलन के तहत ही कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया था। इस बीच युवाओं को जोड़ने के लिए नीट पेपर लीक को लेकर ऑनलाइन पिटीशन अभियान शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने गजा में बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं उनमें से करीब 30% बच्चे हैं। इतना ही नहीं, यूनिसेफ का कहना है कि इस जंग में 50,000 से ज्यादा बच्चे या तो मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना ने बच्चों के जन्म से जुड़े अस्पतालों और मैटरनिटी सेंटर्स को भी नहीं बख्शा। इन हमलों से बच्चों और माताओं की जिंदगी खतरे में पड़ गई है और समय से पहले डिलीवरी या गर्भपात के मामले बढ़ गए हैं। पिछले साल इजराइल द्वारा लगाई गई मदद की नाकेबंदी के कारण बच्चों को भूखे मरने तक की नौबत आ गई। युद्ध विराम के बाद भी हालात नहीं सुधरे और लगातार बच्चों की जान जा रही है। यही नहीं, बच्चों को जेलों में डालकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव और टॉर्चर भी किया गया। अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री में ये बात भी सामने आई कि बच्चों को कपड़े उतारकर प्रताड़ित किया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। संयुक्त राष्ट्र का यह भी कहना है कि जैसे जैसे राहत एजेंसियां काम समेट रही हैं, वैसे वैसे बच्चे और ज्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। सीनेट में उसके पक्ष में 50 और विरोध में 48 वोट पड़े। इस महीने की शुरुआत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया था। ये पहला मौका है जब संसद ने राष्ट्रपति को सेना हटाने का निर्देश दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की पार्टी के कुछ नेताओं ने भी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर इसका समर्थन किया। ये पूरी लड़ाई 28 फरवरी से शुरू हुए उस संघर्ष को लेकर है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वोटिंग ज्यादातर पार्टी लाइन पर हुई, जहां डेमोक्रेट्स के साथ रिपब्लिकन पार्टी के बागी नेता भी शामिल हो गए। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद में भी हालात पर ज्यादा असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप सरकार का कहना है कि यह कानूनन सही नहीं है और वो इसे नहीं मानेंगे। व्हाइट हाउस का मानना है यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि अब इस विवाद का फैसला अदालत में ही होगा। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.